बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने इंटरनेशनल मनी मार्केट का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। आज हम उसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में और बाकी जितने भी उसके सब सेक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन इंटरनेशनल मनी मार्केट उसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो चलो चलते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की तरफ। इंटरनेशनल मनी मार्केट इंक्लूड लार्ज बैंक्स इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेशनल मनी मार्केट में से तमाम बड़े बैंक्स आते हैं पूरी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड। टू अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल मनी मार्केट आर यूरोपियन मनी मार्केट एंड एशियन मनी मार्केट। अगर हम कंपोनेंट के हिसाब से या टाइप्स के हिसाब से बात करें तो हमारे पास दो बड़े मार्केट आते हैं, एक यूरोपियन मनी मार्केट और एक एशियन मनी मार्केट। यूरोपियन मनी मार्केट क्या ओरिजिन कहाँ से हुआ? द ओरिजिन ऑफ द यूरोपियन मनी मार्केट कैन बी ट्रेस्ड टू द यूरो करेंसी मार्केट। हाँ, यानी कि हम इसको यूरो करेंसी मार्केट के साथ ट्रेस कर सकते हैं, जब जो कि डेवलप ड्यूरिंग द 1960 एंड 1970 के दौर पीरियड में जो था यूरो करेंसी मार्केट क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। एज एमएनसीज एक्सपेंडेड दियर ऑपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड, चूँकि उस टाइम जो था एमएनसीज इंटरनेशनल बिजनेस जो था उरूज पर था, या हम कह सकते कि एक्सपेंड हुआ था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इमर्ज्ड टू एकोमोडेट दियर नीड। तो उसकी वजह से जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस थी, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स थे, इसी इसी इंटरनेशनल बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए क्या हुए थे, इमर्ज हुए थे। बिकॉज द यूएस डॉलर वाज वाइडली यूज इवन द फॉरेन कंट्री एज मीडियम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। चूँकि उस टाइम यूएस डॉलर जो था ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा था एज अ फॉरेन इवन बाय फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि यूएस के अलावा बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी यूएस डॉलर यूज़ किया जाता था, किसके, एज अ मीडियम फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सो देयर वाज कंसिस्टेंट नीड फॉर द डॉलर इन यूरोप एंड एल्सवेयर, ठीक है ना। तो उस दौर में 1960 और 70s के पीरियड में डॉलर जो था यूरोप में और बाकी ममालिक में कंसिस्टेंटली इसकी ज़रूरत थी और यूज़ किया जाता था। टू कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज, कॉरपोरेशन इन द यूनाइटेड स्टेट डिपॉजिट यूएस डॉलर इन द यूरोपियन बैंक, ठीक है। तो इसी इंटरनेशनल ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कॉरपोरेशन में यूनाइटेड स्टेट के जितने भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थी वो क्या करते थे, यूएस डॉलर को यूरोपियन बैंक में डिपॉजिट करते थे, यूरोप के बैंक्स में, यूरोप के जितने बैंक्स होते। सो द बैंक वर विलिंग टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट बिकॉज दे कुड लेंड द डॉलर टू कॉर्पोरेट, क्योंकि बैंक क्या करता था, उसी डॉलर को एक्सेप्ट करते, क्योंकि वो वही डॉलर करेंसी जो थी उसी को लेंड करते थे टू कॉर्पोरेट कस्टमर बेस इन द यूरोप, यानी कि यूरोप में जितनी भी कॉर्पोरेशन थी, कॉर्पोरेट सेक्टर थे, उसी करेंसी को क्या करते थे, आगे लेंड करते थे। दिस डॉलर डिपॉजिट इन द बैंक इन द यूरोप, तो ये डॉलर जब डिपॉजिट शुरू हुआ या डिपॉजिट किया जाता था यूरोप में, ठीक है। सो दिस डॉलर डिपॉजिट इन द बैंक इन यूरोप एंड अदर कंटिनेंट एज वेल, यूरोप के केम टू नॉन एज यूरो डॉलर। इसको फिर ये मशहूर हुआ, जाना गया, यानी कि इसको फेमिलिटी मिली, यूरो डॉलर के नाम से जाना गया। एंड द मार्केट फॉर द यूरो डॉलर केम टू नॉन एज यूरो करेंसी मार्केट, और इसको ये मार्केट जो था कि यूरो करेंसी मार्केट के नाम से जाना गया। यहाँ पर ये देखें कि यूरो डॉलर एंड यूरो करेंसी शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द यूरो, यानी कि आप इससे यूरो से आप कन्फ्यूज ना हो, विच इज़ द करेंसी ऑफ द मेनी यूरोपियन कंट्रीज टुडे एज वेल, ठीक है ना। तो ये यूरो करेंसी, यूरो डॉलर मार्केट या यूरो करेंसी मार्केट इस तरह ये मर्ज हुआ या डेवलप हुआ। द ग्रोथ ऑफ यूरो करेंसी मार्केट वाज स्टिमुलेटेड बाय द रेगुलेटरी चेंज इन द यूनाइटेड स्टेट। इसी तरह वह के साथ साथ यूरो करेंसी मार्केट का जो ग्रोथ था ये स्टिमुलेट हुआ किसकी वजह से, रेगुलेटरी चेंज इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल किस तरह चेंज हो कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट लिमिट फॉरेन करेंसी फॉरेन लैंडिंग बाय द यूएस बैंक इन 1968, ठीक है। कहते हैं कि 1968 के पीरियड में जो यूनाइटेड स्टेट ने अपनी फॉरेन लैंडिंग जो थी उसको लिमिट कर दी थी, ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेन सब्सिडीज ऑफ द यूएस बैंक एमएनसीज, यूएस बेस्ड एमएनसीज कुड ऑब्टेन यूएस डॉलर फ्रॉम बैंक इन द यूरोप, ठीक है, विद द यूरो करेंसी मार्केट। तो फॉरेन जितने भी यूएस बेस्ड जितने भी फॉरेन सब्सिडी थी, तो फिर वो क्या करते थे, यूरो करेंसी मार्केट के ज़रिए जो थी यूएस डॉलर जो थे वो ऑब्टेन कर रहे थे फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द यूरोप, या यूरो डॉलर मार्केट कह सकते हैं या यूरो करेंसी मार्केट। इसी तरह व्हेन सीलिंग, ठीक है, आगे व्हेन सीलिंग और प्लेस ऑन द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द डॉलर डिपॉजिट इन द यूनाइटेड स्टेट, जब यूनाइटेड स्टेट में इंटरेस्ट रेट जो था वो सील कर दिया गया, यानी कि
फिक्स कर स्टॉप कर दिया गया, तो एमएनसीज ट्रांसफ़र देयर फंड टू यूरोपियन मार्केट, यानी कि जब एमएनसीज को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को उसमें इंटरेस्ट रेट में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ट्रांसफ़र देयर फंड टू यूरोपियन बैंक, तो उन्होंने अपने फंड्स को यूरोपियन बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए, विच फॉर नॉट सब्जेक्ट टू सीलिंग, यानी कि उस दौर में जो था यूरो करेंसी मार्केट जो था यूरो करेंसी मार्केट जो था वो क्या था, सील नहीं था इंटरेस्ट रेट के लिहाज से, तो उन्होंने अपने फंड क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उसे यूएस में उनको इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को वो फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो जिसकी वजह से यूरो करेंसी मार्केट जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरो करेंसी मार्केट की ग्रोथ जो था वो स्टिमुलेट होना शुरू हुआ। इसी तरह द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ठीक है ना, यानी कि वक्त के साथ साथ ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जितनी कंट्रीज़ थी या जो उनमें जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी जित वक्त के साथ साथ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस जो थी, ये भी कहते हैं कि आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्रोइंग ऑफ द यूरो करेंसी मार्केट, इसका भी यूरो करेंसी मार्केट की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। किस तरह, बिकॉज द ओपेक जनरली रिक्वायर पेमेंट फॉर ऑयल इन डॉलर, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, ओपेक जितने भी थे उनको क्या चाहिए होता था, डॉलर रिक्वायर्ड होता था फॉर द पेमेंट ऑफ द ऑयल, यानी कि जितने भी वो ऑयल की पेमेंट के लिए उन्हें डॉलर रिक्वायर्ड होता था, तो ओपेक कंट्रीज जितने भी थे बिगेन टू यूज यूरो करेंसी मार्केट टू डिपॉजिट अ पोर्शन ऑफ द ऑयल रेवेन्यू, तो ऑयल से जितना रेवेन्यू आता था तो वो इसी को यूरो करेंसी मार्केट में डिपॉजिट करते थे। क्या होता था कि द डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट आर सम टाइम पेट्रो डॉलर, इसको पेट्रो डॉलर भी कहा जाता है बाज़ औक़ात। ऑयल रेवेन्यू, अच्छा ऑयल का जितना रेवेन्यू डिपॉजिट इन बैंक्स हैव सम टाइम बीन लेंड टू द ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, डेट आर शॉर्ट फॉर द कैश, यानी कि उसी ऑयल रेवेन्यू जो बैंक्स होते ओपेक जो था वह अपने रेवेन्यू इसी यूरो करेंसी मार्केट में डिपॉजिट करते थे, फिर यही बैंक जो था इसी रेवेन्यू को इसी डिपॉजिट को आगे क्या कर देते, सम टाइम कहते हैं कि बीन लेंड टू द ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, जितनी भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज थी उन्हीं को वही फंड जो थे जिनके पास रेट ऑफ द शॉर्ट ऑफ द केस, जिनको बहुत शॉर्ट ऑफ फंड की ज़रूरत पड़ती थी, उन्हीं को वो क्या कर देते, लैंड कर देते। तो एज दिस कंट्री परचेज फ्रॉम ऑयल मोर ऑयल, जब वही कंट्रीज मज़ीद ऑयल परचेज करती थी, फंड आर अगेन ट्रांसफ़र टू ऑयल, तो फंड वापस जो था वही लैंड किया हुआ फंड जो था वो वापस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र होता था, विच इन टर्न क्रिएट न्यू डिपॉजिट, और मज़ीद क्या होता था, न्यू डिपॉजिट क्रिएट हो जाता था। दिस रिसाइक्लिंग प्रोसेस हैज़ बीन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फंड फॉर सम कंट्रीज, ठीक है। टुडे द टर्म यूरो करेंसी मार्केट इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है ना, एज ऑफन एज इन द पास्ट, पहले जिस तरह यूरो यूज़ होता था तो इस तरह आजकल यूरो करेंसी मार्केट यूज़ नहीं होता बिकॉज सेवरल अदर फाइनेंशियल मार्केट हैव बीन डेवलप्ड, ठीक है ना, सिर्फ यूरो करेंसी मार्केट ही नहीं, बाकी फाइनेंशियल सेक्टर्स भी होते हैं, बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स भी अवेलेबल हैं और अपनी जो कि यूज़ होते हैं, ठीक है। द यूरोपियन मनी मार्केट आर स्टिल इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल मनी मार्केट, ठीक है ना, सही, लेकिन इंटरनेशनल मनी मार्केट जो है ये के डेवलप करने में यूरोपियन मनी मार्केट जो है स्टिल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझ जाता है। इसी तरह सेकेंड हम कंपोनेंट है जो हमारे पास है वो एशियन मनी मार्केट है, ठीक है। अब लाइक यूरोपियन मनी मार्केट, द एशियन मनी मार्केट ओरिजिनेटेड एज मार्केट इन्वॉल्विंग मोस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट एंड वाज ओरिजिनली नोन एज एशियन डॉलर मार्केट, ठीक है ना। यूरोपियन मनी मार्केट की तरह एशियन मनी मार्केट जो था ये भी डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट, यानी कि डॉलर को एक्सेप्ट और डिपॉजिट और लैंड करते हैं, ठीक है ना, लैंड किया जाता है एंड इसको एशियन डॉलर मार्केट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द मार्केट इमर्ज टू एकोमोडेट द नीड ऑफ द बिजनेस, ये मार्केट क्यों इमर्ज हुआ, कैसे इमर्ज हुआ, टू एकोमोडेट द नीड ऑफ द बिजनेसेस, ठीक है ना, डेट फॉर यूजिंग द यूएस डॉलर, यानी कि जो जितने भी बिजनेस सेक्टर हैं जो यूएस डॉलर को यूज़ करते थे तो उनके लिए ये मार्केट इमर्ज हुआ, ठीक है। एंड सम अदर फॉरेन करेंसीज भी इसमें शामिल हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। दिस बिजनेस कुड नॉट रिलाई ऑन द बैंक इन यूरोप, क्योंकि ये बिजनेसेस जो होते हैं ये यूरोप में यूरोप मार्केट या यूरो डॉलर मार्केट या यूरो करेंसी मार्केट पर रिलाई नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम जोन, क्योंकि एक तो फासला ज़्यादा है एशियन बैंक और एशियन कंट्रीज रीजन और यूरोपियन रीजन में, और दूसरे टाइम जोन की वजह से डिफरेंट टाइम फैक्टर्स होने की वजह से। टुडे एशियन मनी मार्केट इज़ नाउ कॉल्ड इज सेंटर इन हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर, ठीक है। जो बड़े एशियन मनी मार्केट हैं वो हांगकॉन्ग और सिंगापुर को
मरकज़ जो है इसी हांगकॉन्ग और सिंगापुर समझा जाता है, यानी कि है। बिकॉज क्यों है? बिकॉज वी आर लार्ज बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट क्यू एंड मेक लोन इन वेरियस फॉरेन करेंसी। ठीक है, हांगकॉन्ग और सिंगापुर में एशियन मनी मार्केट में बड़े बड़े बैंक्स हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, मेक लोन इन वेरियस फॉरेन करेंसी। ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि द मेजर सोर्स ऑफ द डिपॉजिट इन एशियन मनी मार्केट वर MNCs। मैं जस्ट इसको रीड कर रहा हूँ कि यहाँ पर MNCs है, कौन से हैं मेजर सोर्स जो हैं वो MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विद द एक्सिस कैश एंड गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसमें शामिल है। मैन्युफैक्चरर और मेजर बारोवर इन दिस मार्केट। मैन्युफैक्चर जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होंगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये बारोवर्स भी हैं। ठीक है। एंड अदर फंक्शन इज इंटर बैंक लैंडिंग एंड बोरोइंग, और साथ साथ इंटर बैंक लैंडिंग और बोरोइंग भी किया जाता है। इंटर बैंक यानी कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन जिसे हम कहते हैं, एक बैंक के पास जब डिफिसिट होता है तो वो दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करते हैं लोन की सूरत में, तो वो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन बन जाती है। लैंडिंग एंड बोरोइंग इसको कहते हैं। ठीक है, इंटर बैंक लैंडिंग एंड बोरोइंग। बैंक दैट हैव मोर क्वालिफाइड लोन एप्लीकेंट एंड दे कैन एकोमोडेट टू यूज इंटर बैंक मार्केट टू ऑब्टेन एडिशनल फंड। ठीक है ना। तो इसी तरह बैंक इन द एशियन मनी मार्केट कॉमनली बोरो फ्रॉम और लेंड टू द बैंक इन द यूरोप। और इसी तरह जो कह रहे हैं कि हमारे पास यूरोपियन एशियन मार्केट जो है ये यूरोप मार्केट से कॉमनली बोरो भी करते हैं और साथ साथ उसको लेंड भी करते हैं। अब हम आते हैं मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट अमॉन्ग करेंसीज। इनके दरमियान जो करेंसीज यूज़ होती है इनके दरमियान इंटरेस्ट रेट के बारे में, मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट के बारे में यहाँ पर क्या करें कि मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट इन एनी पार्टिकुलर कंट्री आर डिपेंडिंग ऑन द डिमांड फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स बाय द बोरोवर relative to the supply of the short term funds that are provided by the seller। यानी कि मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट जो होता है ये किस चीज़ पे, मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है। मार्केट फोर्स में सबसे ज़्यादा डिमांड फॉर द शॉर्ट टर्म फंड बाय द बोरोवर कि डिमांड कितना है, सप्लाई की निस्बत डिमांड कितना होता है। ठीक है, इसी डिमांड के इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि इन जनरल अ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस लार्ज डिमांड बाय बोरोवर फॉर द शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि जिन कंट्रीज़ में शॉर्ट टर्म फंड्स की डिमांड ज़्यादा होती है बाय बोरोवर्स एंड अ वेरी स्मॉल सप्लाई ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड, और सप्लाई ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड्स की जो सप्लाई होती है वो कम होगी, तो विल हैव रिलेटिवली हाई मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हाई होता है, यानी कि वही जब हमारे पास कहते हैं कि शॉर्ट टर्म फंड्स की डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो होता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। कन्वर्सली अ कंट्री डेट एक्सपीरियंस स्मॉल डिमांड फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि जिन कंट्रीज़ में शॉर्ट टर्म फंड्स बाय द बोरोवर की डिमांड स्मॉल होती है, हैज़ अ वेरी लार्ज सप्लाई ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है ना, एंड हैज़ अ वेरी लार्ज सप्लाई ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड, और शॉर्ट टर्म फंड्स की सप्लाई ज़्यादा होती है, विल हैव रिलेटिवली लो मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, सही है। द मनी मार्केट रेट टेंड टू हायर इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज, अच्छा डेवलपिंग कंट्रीज के भी होते हैं लाइक पाकिस्तान, यहाँ पर मनी मार्केट रेट जो होते हैं वो हायर होते हैं। ठीक है ना, हायर होते हैं। क्यों हायर होते हैं? बिकॉज देयर एक्सपीरियंस हायर ग्रोथ, क्योंकि ये दे हैव एक्सपीरियंस हायर ग्रोथ, इनको ग्रोथ की ज़रूरत ज़्यादा होती है ये। ठीक है, एंड मोर फॉरेन नीड्स, यहाँ पर फंड्स की जो नीड होती है, डिमांड ज़्यादा होती है रिलेटिव सप्लाई ऑफ द फंड अवेलेबल टू फाइनेंस द ग्रोथ, उसी ग्रोथ फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से मनी मार्केट जो इंटरेस्ट रेट होता है नॉर्मली हाई होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या कहते हैं, द मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कॉर्पोरेशन हु बोरो शॉर्ट टर्म फंड इन पार्टिकुलर कंट्री is slightly higher than the rate paid by the national government in the same countries। ठीक है, इसी तरह मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट जो पेड किया जाता है, ठीक है, तो नॉर्मली पेड बाय द कॉर्पोरेशन, वो नॉर्मली हु बोरो शॉर्ट टर्म फंड, जो शॉर्ट टर्म फंड को बोरो करती है इन पार्टिकुलर कंट्री, नॉर्मली हायर होता है। किससे हाई होता है? नेशनल गवर्नमेंट द सेम कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट जो रेट पे करती है उससे नॉर्मली मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज द रेट पेड बाय द गवर्नमेंट इज रेफर टू द रिस्क फ्री रेट, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट पेड करता है वो उसको नॉर्मली रिस्क फ्री रेट होता है, यानी कि उसके बिहाइंड कोई रिस्क नहीं होता है। व्हेन इन्वेस्टर बिलीव दैट देयर इज नो रिस्क दैट द गवर्नमेंट विल डिफॉल्ट ऑन फंड इट्स बोरो, यानी कि गवर्नमेंट जो फंड बोरो करती है उसमें अगर वो डिफॉल्ट भी करती है लेकिन रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, तो इस वजह से इसका रेट कम होता है। कॉर्पोरेट पे हायर रेट बिकॉज द इन्वेस्टर हु सप्लाई द फंड रिक्वायर स्लाइटली हायर रेट टू रिफ्लेक्ट द रिस्क दैट द कॉर्पोरेशन कुड डिफॉल्ट ऑन द बोरोड फंड। ठीक है ना, तो कॉर्पोरेशन जो होती है वो हायर इंटरेस्ट रेट पेड करती है, क्योंकि जो सप्लायर होता है, जो फंड सप्लाई करता है, वो नॉर्मली हाई इंटरेस्ट रेट जो होता है वो क्या करता है,
उसको रिक्वायर्ड होता है, उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, स्लाइटली हायर रेट, ठीक है, क्योंकि वो हाई रेट चार्ज करता है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट क्या होता है, नॉर्मली ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ द मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। तो मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट अमंग कंट्रीज टेंड टू हाईली कोरिलेटेड ओवर टाइम बिकॉज कंडीशन दैट रिफ्लेक्ट सप्लाई एंड डिमांड फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स कॉमनली चेंज इन सिमिलर मैनर अमंग कंट्रीज, ठीक है ना। मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट जो होता है, ठीक है, ये कोरिलेटेड है, ठीक है ना। कोरिलेटेड इस तरह है कि बिकॉज कंडीशन, ये कंडीशन है कि दैट इफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स कॉमनली चेंज इन सिमिलर मैनर्स अमंग कंट्रीज के, यानी कि सिमिलरली जो होती है कॉमनली चेंज होता रहता है, ठीक है ना। ये डिमांड और सप्लाई की जो ज़रूरत होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होती है। तो इकनॉमिक कंडीशन किस तरह के, जब अगर किसी कंट्री का इकनॉमिक कंडीशन वीकन इन मैनी कंट्रीज, यानी कि अगर कई कंट्रीज़ का इकनॉमिक कंडीशन वीकन होता है तो कॉर्पोरेट नीड फॉर द लिक्विडिटी डिक्लाइन, तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेशन जो नीड होती है लिक्विडिटी की वो भी डिक्लाइन हो जाती है। एंड कॉर्पोरेशन रिड्यूस द शॉर्ट टर्म फंड दे विश टू बोरो, ठीक है। तो उसकी जो शॉर्ट टर्म फंड नीड्स होती हैं वो भी कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, मार्केट जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। इसी तरह द एग्रीगेट डिमांड फॉर द शॉर्ट टर्म फंड डिक्लाइन इन मैनी कंट्रीज एंड मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन एज वेल एज इन दोस कंट्री, ठीक है ना। वही बात है कि अगर एग्रीगेट डिमांड एज अ होल डिमांड जो होता है, जब कई कंट्रीज़ का शॉर्ट टर्म फंड डिक्लाइन होगा तो मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट भी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। कन्वर्सली व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रेंथन इन मैनी कंट्रीज, अगर इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रेंथन करती है किसी कंट्रीज़ का, देयर इज एन इंक्रीज इन कॉर्पोरेट एक्सपेंशन, तो कॉर्पोरेशन एक्सपेंशन इंक्रीज होगा, कॉर्पोरेशन नीड फॉर द कॉर्पोरेशन को फिर एडिशनल लिक्विडिटी टू सपोर्ट दियर एक्सपेंशन, उसको एडिशनल लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो उसकी इसी तरह जो होती हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो डिमांड इंक्रीज़ होता है, तो ऑटोमेटिकली मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट भी साथ साथ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसी तरह रिस्क ऑफ द इंटरनेशनल मनी मार्केट सिक्योरिटी, इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है, ठीक है, उसके हवाले से रिस्क के हवाले से बात करें कि द डेब्ट सिक्योरिटी इशू बाय द डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय द MNCs एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज विद द शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी 1 year और लेस विद इन इंटरनेशनल मनी मार्केट रेफर टू द इंटरनेशनल मनी मार्केट सिक्योरिटी, ठीक है ना। यानी कि जो सिक्योरिटी जिसकी मेच्योरिटी 1 year और इससे कम होती है, ठीक है, वो जो इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो इशू की जाती है बाय MNCs और गवर्नमेंट एजेंसी, तो उसको इंटरनेशनल मनी मार्केट सिक्योरिटी कहते हैं। नॉर्मली दिस सिक्योरिटी आर परसीव्ड टू बी वेरी सेफ, नॉर्मली ठीक है ना, सेफ स्पेशली व्हेन दे आर रेटेड हाई बाय द एजेंसीज, रेटिंग एजेंसी, जब रेटिंग एजेंसी उसको हायर रेट उसको देती है तो नॉर्मली वो सेफ रहती हैं। इन एडिशन बिकॉज द टिपिकल मेच्योरिटी of international money market security is 1 year or less, the investor are less concerned about the potential deterioration in the issue of financial condition by the time of the maturity than if the security had the longer term maturity, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेच्योरिटी के हवाले से बात हो रही है, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये सेफ होती है और इसकी शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी जो होती है इसमें रिस्क की तो होती है लेकिन कंपेरेटिवली इसमें रिस्क कम होता है, ठीक है। हाउ सम इंटरनेशनल मनी मार्केट सिक्योरिटी हाउ डिफॉल्टेड, so investor in the international money market need to consider a possible credit default risk of the security that are issued, ठीक है। इंटरनेशनल मनी मार्केट सिक्योरिटी आर आल्सो एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट रिस्क, ठीक है। इंटरनेशनल मनी मार्केट जो होता है इसमें एक्सचेंज रेट रिस्क भी शामिल होता है, व्हेन करेंसी डिनोमिनेटिंग द सिक्योरिटी डिफर फ्रॉम द होम करेंसी ऑफ द इन्वेस्टर, जब इन्वेस्टर की होम करेंसी फॉरेन कर दूसरी करेंसी से डिफरेंट होती है तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट रिस्क इसमें आता है, ठीक है। स्पेसिफिकली द रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल मनी मार्केट सिक्योरिटी विल रिड्यूस, ठीक है ना। ये नॉर्मली जो रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल मनी मार्केट वो रिड्यूस होता है व्हेन करेंसी डोमिनेटेड द मनी मार्केट सिक्योरिटी वीकन इन वैल्यू अगेंस्ट इन्वेस्टर होम करेंसी, यानी कि होम करेंसी के मुकाबले में अगर अदर करेंसी जो होती हैं वो वीक होती है तो रिटर्न ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी क्या होगा, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। In fact, investment international money market security can cause losses for investor, ठीक है ना। बाजू का लॉसेस का भी जरिया बनता है ड्यू टू एक्सचेंज रेट, किसकी वजह से, एक्सचेंज रेट रिस्क की वजह से। इफ द सिक्योरिटी डू नॉट एग्जिबिट, अगर रिस्क एग्जिबिट नहीं भी करता लेकिन एक्सचेंज रेट रिस्क की वजह से, एक्सचेंज रेट की वजह से नॉर्मली बाजू का जो होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इंटर मनी मार्केट जो होता है वो लॉसेस का सबब बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल मनी मार्केट था और उसके बाकी
इंटरेस्ट रेट के हवाले से और बाकी कंपोनेंट के हवाले से कंसेप्ट था। थैंक यू वेरी मच।